नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का वीडियो आपका तीसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के सेशन के 2 वीडियोस को देख लिया है, जिसमें आपकी बेसिक बातों की चर्चा हो चुकी है। साथियों, यह आपका तीसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग साथियों एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और कंटेंट के साथियों 15 अंक के जो आपके प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिए। और आपको बता दें, यदि आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें कि हमने बेसिक बातों की चर्चा की है, तो सर्वप्रथम साथियों आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे देंगे साथियों, आप वहां से भी देख सकते हैं और चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि वे दोनों वीडियो में साथियों बेसिक बातों की चर्चा हुई है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको बता दें, 15 अंक के कंटेंट से प्रश्न बनते हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। तो साथियों, आप एक भी अंकों को ना गवाएं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो और क्वालिफाई होने में आपको परेशानी हो। ठीक है साथियों, तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज की इस वीडियो को, देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों, इन बेहतरीन पीडीएफ जिसमें कि आपको पिक्चर सहित समझाने का पढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया है साथियों, यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसे अपने दोस्तों तक जो भी सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज की इस वीडियो में साथियों आपका पहला नंबर पॉइंट दिया गया है, पहला नंबर बिंदु दिया गया है साथियों, जो एनसीईआरटी के क्लास 1 से 5 तक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सिलेक्ट करके यहाँ डाला गया है। उसमें आपका पहला नंबर पॉइंट है साथियों कि गेंदा, जीनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगाई के लिए किया जाता है। साथियों, आप लोग गेंदा फूल और जीनिया फूल का नाम सुने होंगे, जिनका उपयोग जो सामान्यतः है कपड़ों के रंगाई में किया जाता है। ठीक है साथियों, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर है, अगला नंबर इम्पोर्टेंट है साथियों, और आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ साथियों, उसमें इस पॉइंट को पूछा गया है। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, अर्थात साथियों 14 दिसंबर 2024 के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लोग जरूर देख लीजिए। आपको साथियों उस पेपर में यह प्रश्न सीधे तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, आप लोग इस पॉइंट को भी याद जरूर रखिएगा। पॉइंट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है साथियों? तो इत्र बनाने के लिए फेमस है। आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों। ईवीएस के 15 अंक के जो आपके कंटेंट पूछे जाते हैं, उनके अधिकांशतः प्रश्न साथियों आपको हमारे चैनल से देखने को मिलेगा। जो भी साथियों वीडियो अपलोड की जाती है, सभी वीडियो में साथियों 1 या 2 अंक के प्रश्न साथियों पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो आप लोग प्रत्येक पॉइंट को साथियों अच्छे से नोट जरूर कीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा और वीडियो को गौरपूर्वक जरूर समझिएगा। साथियों, हम लोग प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद एक जो मैराथन आएगा उसमें कंप्लीट पीडीएफ की चर्चा होगी। तो साथियों, आप लोग उसे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि साथियों आपके एग्जाम में एक अंक भी आपसे ना छूटे और साथियों आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है कि मधुबनी चित्रकला अर्थात मधुबनी पेंटिंग। तो इसमें दिया गया है एक पेंटिंग साथियों, जो आपका मधुबनी पेंटिंग को दर्शाता है। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि इस चित्र में जो आपको चित्र दिख रहा है साथियों, यह मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। और मधुबनी क्या है साथियों? तो एक पुराना जो है प्राचीन काल से चलता आ रहा एक कला है। क्या है साथियों? लोक कला है। और साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि ये मधुबनी जो है बिहार के एक जिले का नाम है। बिहार के एक जिले का नाम है। क्या नाम है साथियों? तो मधुबनी। और वहाँ की जो कला है साथियों, उसका नाम क्या पड़ गया है? मधुबनी चित्रकला, जो काफ़ी फेमस है साथियों, काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ की चित्रकारी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण बिंदु है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है साथियों, तो चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि बिहार का एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम भी पड़ गया है मधुबनी चित्रकला। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट में दिया गया है कि वे चावल के पाउडर, ये जो है साथियों पूरी तरीका से प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। इसमें साथियों किसी भी आर्टिफिशियल या फिर साथियों वैज्ञानिक तरीके से किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है। यह जो है हाथों से बनाई जाती है साथियों, और सभी प्राकृतिक चीज़ों से साथियों इसकी रंगाई की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि वे चावल के पाउडर से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें रंग लगाया जाता है साथियों, और इसमें प्राकृतिक रूप से हल्दी जो होता है साथियों उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा, समझिएगा। जो भी प्रकृति से जुड़े व्यक्ति है साथियों, उसको कुछ ही क्षणों में यह पेंटिंग अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि ये पेंटिंग जो है साथियों मधुबनी चित्रकला पूरी तरीके से जो है प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है साथियों, प्रकृति से जुड़ा हुआ पेंटिंग है, चित्रकला है। चलिए उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में और आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है साथियों, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसे बनाने के लिए नील का उपयोग किया जाता है, हल्दी का साथियों, और फूलों के और पेड़ों के साथियों कुछ रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो कि प्रकृति रूप से प्रदान किए जाते हैं, और उसी से जो प्राप्त होता है साथियों उसी का इस्तेमाल इस चित्रकला में किया जाता है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि चित्र में इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों को दिखाया जाता है। ठीक है साथियों, सभी प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों को, झीलों को, नदियों को, ठीक है साथियों, जानवरों को, फूलों को, पक्षियों को आदि को इस चित्रकला में दिखाया जाता है, और उसका जो है अच्छे तरीका से प्रदर्शन किया जाता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लें। उससे पहले साथियों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, चाहे साथियों आपका पेपर 1 हो या फिर आप पेपर 2 के छात्र हो, तो साथियों आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी काफ़ी कम शुल्क केवल 99 रुपये में कर सकते हैं। जितने भी सीटेट जुलाई 2025 के कैंडिडेट साथियों सभी ध्यान से जरूर सुनिएगा कि केवल 99 रुपये में आपके पेपर की आपको कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस पीडीएफ की खासियत होती है साथियों कि साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक बाय थ्योरी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। उसके बाद उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक साथियों सभी कुछ आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ में साथियों 300 प्लस क्वेश्चन, किसी एक सब्जेक्ट की बात होती है साथियों कि 300 प्लस क्वेश्चन, उसमें आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन रहेंगे, ताकि प्रैक्टिस के क्वेश्चन को करके साथियों आप अपने पेपर का स्कोर बढ़ा सके, उसमें टाइम मैनेज करना सीखे। सभी कुछ साथियों आपको व्यवस्थित करके दिया गया है। इस प्रकार से साथियों 1500 प्लस क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आपको दिए जाते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के, साथ ही साथ टॉपिक वाइज थ्योरी भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे। और यह सुविधा साथियों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। तो केवल 99 रुपये में अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, जिससे कि आप 130 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने पहले ही प्रयास में अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके, तो उसके लिए इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों इस सारे चीज़ों का लाभ आप उठा सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट कर लीजिए और केवल 99 रुपये में अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी में लग जाइए। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो उसके बाद आपका अगला नंबर बिंदु है साथियों, तो उसके बाद आपका अगला नंबर पॉइंट है साथियों, जिसमें कि दिया गया है बेलोनिका गांव जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ पे है साथियों? कर्नाटक में है। और कर्नाटक की राजधानी साथियों कहाँ पे है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है साथियों? बेंगलुरु। इसे भारत का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? भारत का बगीचा कहा जाता है। और उसके अलावा सिलिकन वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतने सारे पॉइंट्स साथियों ये पेपर 2 के लिए बनते हैं, तो आप लोग भी इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, पेपर 2 की भी कंप्लीट तैयारी सीरीज बाय सीरीज और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आती रहेगी हमारे चैनल पे। जो भी छात्र पेपर 2 के हैं साथियों, वो ये हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है साथियों, क्योंकि साथियों जैसे ही आपका ईवीएस का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैराथन आएगी, जिसमें कंप्लीट एक साथ दे दिया जाएगा साथियों। उसके बाद प्रत्येक पेपर के लिए, आपके दोनों पेपर के लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे कि इसके बाद हिंदी शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, फिर मैथ साथियों, पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ साथियों एसएसटी के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए अगले नंबर पॉइंट को पुनः देख लेते हैं साथियों। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है कि गीजूभाई बदेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी।
कौन साथियों? तो आपको गीजूबाई बधेका याद रखना है, जो गुजरात की रहने वाली है और इन्होंने साथियों जो है बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, एक भारतीय रोबिस अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, ऐसे पॉइंट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि भारतीय रोबिस जो है साथियों एक पक्षी है और ये जो अपना अंडा देता है सड़कों के किनारे पर पत्थरों पर देते हैं। कहाँ पे देते हैं साथियों? सड़कों के किनारे पत्थरों पर देते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है कि कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, वो जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है और साथियों बच्चे अंडे से निकलने के बाद ये जो है कोयल के पास आ जाते हैं। ठीक है साथियों, कोयल उसे उड़ा ले जाते हैं, लेकिन यह अपना घोंसला कभी भी स्वयं नहीं बनाते हैं, ये कौवे के घोंसले को अपना घोंसला बना लेते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसलों का उपयोग करते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए ही अपने घोंसले का उपयोग करते हैं, अन्यथा साथियों पक्षियों को घोंसले की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इनके अंडे देने का समय होता है तब इनको घोंसलों की अत्यंत आवश्यकता होती है और इसी कारण से साथियों वे घोंसलों में रहते हैं और इन्हें घोंसला बनाना पड़ता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, चूजे बड़े होने के बाद सभी पक्षी जो होते हैं, ज्यादातर पक्षी साथियों अपना घोंसला छोड़ देते हैं, क्योंकि साथियों घोंसला का जो मुख्य कार्य होता है अंडे को हिफाजत सहित संभाल कर रखना होता है जब तक कि चूजा उससे बाहर ना निकल जाए। इसलिए सभी पक्षियां साथियों अपने घोंसले को जो है बहुत अच्छे तरीके से घोंसले का ध्यान रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन जैसे ही अंडों से चूजा बाहर निकल जाता है सभी पक्षियां घोंसला छोड़ देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कि आपको कहा गया है नर्मदा जो है, नर्मदा गांव जो है साथियों आंध्र प्रदेश में है। आपको दिख रहा होगा कि नर्मदा गांव कहाँ है, तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, आपको याद रखना है। साथियों आपको बता दें कि इन सारे पॉइंट्स की चर्चा जो है आपके एनसीईआरटी के क्लास 1 से लेकर 5 तक के ईवीएस में हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में हुआ है। इसलिए इन पॉइंटों को साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है पेपर 1 के लिए, तो आप लोगों को इन पॉइंट्स को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नर्मदा गांव का संबंध कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश से है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि हिलकुंडी गांव जो है ये कर्नाटक में है। यदि आपसे पूछा जाए कि हिलगुंडी का संबंध किससे है, तो साथियों कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से है, आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कि दिया गया है हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बच्चों की जो पंचायत होती है कहाँ पे? हिलगुंडी में, जिसका संबंध कर्नाटक से है, वहाँ की पंचायत को, बच्चों के पंचायत को साथियों भीम संघ के नाम से जाना जाता है। कौन सा संघ साथियों? तो भीम संघ के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में पूछा गया है साथियों, आपको दिया गया है कि बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है साथियों, बरगद के पेड़ में कुछ लटकती हुई शाखाएं आपको देखने को मिलेगा, वह वास्तव में साथियों उन पेड़ों की जड़ें होती है। बरगद के पेड़ों की वो जो लटकती हुई शाखाएं होती है साथियों, वे उन पेड़ों की जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें होती है। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि डेजर्ट ओक अर्थात राजस्थानी ओक, साथियों इसका भी संबंध जो है आपकी एनसीईआरटी बुक से है और इस पॉइंट से आपके प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में। यदि आप देखेंगे तो साथियों डेजर्ट ओक अर्थात राजस्थानी ओक से आपके प्रश्न बने हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से समझना है। जो साथियों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया देश में साथियों पाए जाते हैं। जो भी रेगिस्तानी इलाका है साथियों, उस नाम से इसका नाम अवश्य पड़ गया है, लेकिन ये जो पाया जाता है इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डेजर्ट ओक अर्थात रेगिस्तानी ओक का संबंध किस देश से है, तो आपको याद रखना है कि किस देश से है साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक पहुंच जाती है और पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। कहाँ रहता है साथियों? तो आपको समझना है साथियों कि डेजर्ट ओक के जो जड़ें होती है, पेड़ के जो जड़ें होती है, यह गहराई तक जाती है और इसका जो तना होता है साथियों, इसमें जो है जल जमा रहता है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसके तने में जल जो है जमा रहता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसे भी आपके
सीटेट 14 दिसंबर साथियों जो आपके 2024 में एग्जाम हुआ, आप पेपर में जाके देख सकते हैं। यह आपका पूछा गया है कि बिहू का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों बिहू का संबंध यह आपके असम राज्य से है। और यह उत्सव जो मनाया जाता है, चावल की जो नई खेती होती है, पैदावार होती है, जब चावल की कटाई हो जाती है साथियों, तो उस अवसर पर बिहू उत्सव का आयोजन असम के लोग द्वारा किया जाता है। तो बिहू का सीधे तौर पर संबंध किस राज्य से है, आपको याद रखना है कि असम राज्य से है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, आपके सीटेट एग्जाम को छोड़कर किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न उसमें भी पूछा जाता है। बिहू नृत्य का संबंध साथियों असम राज्य से है, आपको याद रखना है। सीटेट के पेपर 1 के लिए भी साथियों यह काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या साथियों असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के अनुसार साथियों 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में किया जाता है। वही हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साथियों इसे 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, बिहू के अवसर पर अर्थात बिहू उत्सव के अवसर पर साथियों बांस के भेले घर बनाते हैं। बांस से क्या बनाते हैं, भेला घर बनाते हैं। कैसा घर साथियों, बांस से भेला घर बनाते हैं असम के लोग। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट में आपको दिया गया साथियों कि मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य से पोचमल्ली जिले में है। मुख्तारपुर गांव साथ इसकी भी साथियों कुछ ना कुछ विशेषता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी के बुक 1 से लेकर 5 के ईवीएस में चर्चा हुई है। तो आपको याद रखना है कि साथियों इसका संबंध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से है, जो पोचमल्ली जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला साथियों, पोचमल्ली जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों कि पोचमल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई खिलौना बनाना, यहाँ के जो है साथियों प्रमुख कार्यों में से एक है। ठीक है साथियों, कालीन बुनाई खिलौना और इत्र बनाना जो है पोचमल्ली जिला का प्रमुख कार्य है, प्रमुख व्यवसाय है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, जिसमें कि आपको दिया गया है कि वे चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहां उन्हें बनाया जाता है। जैसे में दिया गया है कि कुल्लू सेल, मधुबनी पेंटिंग, असम के लिए रेशम साथियों, कश्मीरी कढ़ाई, ये सारा चीज जो साथियों उन जगह के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई है जहां इनका उत्पादन होता है या फिर साथियों जहां पर ये बनाई जाती है। तो आपको ये चीज की भी समझ होनी चाहिए। सीटेट के एग्जाम में 15 अंक के जो कंटेंट पूछे जाते हैं, उसके अलावा साथियों 15 अंक के पेडागोजी पूछे जाते हैं आपके ईवीएस से। तो इस तरह से समझ पे आधारित प्रश्न भी आपके रहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देखें। उससे पहले आपको एक बार पुनः बता दें कि यदि आप सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों आप चाहे पेपर 1 के स्टूडेंट हैं या फिर पेपर 2 के, केवल 99 रुपये में साथियों आप अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग साथियों दिए जाते हैं। इस प्रकार से 1500 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित। तो साथियों आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि 99 रुपये में आप अपनी तैयारी को कर सके और बेहतरीन अंकों के साथ 130 प्लस अंकों के साथ साथियों आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो दिया गया साथियों कि अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात में है। अबू धाबी का संबंध साथियों किससे है, संयुक्त राज्य अमीरात से है। और इसकी खासियत क्या है साथियों कि अबू धाबी की मुद्रा जो है ये दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है साथियों, दिरहम है। सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। और साथियों आपको बता दें अबू धाबी में रेत के पहाड़ चलते हैं। ठीक है साथियों, रेत के जो पहाड़ होते हैं हवा से कभी यहाँ कभी वहाँ उड़ के चले जाते हैं। वहाँ पे स्थान साथियों आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा, क्योंकि साथियों जो पहाड़ कभी यहाँ हुआ करते थे, हवा जैसे ही आती है, क्योंकि धूल कणों का पहाड़ होता है, पूरा रेतीला इलाका है, वही सड़क के साथियों अगली जगह पे चले जाते हैं। तो यह अबू धाबी की विशेषता है। और यहाँ पे साथियों खजूर की खेती होती है। किसकी खेती होती है, खजूर की खेती भी होती है। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि साथियों चितपन मलयालम में
पिता का छोटा भाई को कहते हैं। अर्थात साथियों जिसे हम लोग चाचा कहते हैं उसे मलयालम की भाषा में, मलयालम में साथियों, मलयालम कहाँ की भाषा है तो साथियों इससे पहले की वीडियो में उसकी चर्चा हो चुकी है कि मलयालम जो है साथियों केरल की भाषा है। कहाँ की भाषा है साथियों, आप दूसरे वीडियो को यदि देखे होंगे तो उस वीडियो में इस बात की चर्चा हो चुकी है। मलयालम, तो उस वीडियो में साथियों इस बात की चर्चा हो तो उस वीडियो में साथियों इस बात की चर्चा हो चुकी है। आपको पढ़ा दिया गया साथियों कि गुजराती गुजरात की भाषा है, मलयालम आपके जो है केरल की भाषा है, कोंकणी गोवा में, महाराष्ट्र में और साथियों इस प्रकार से राज्यों में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। इसी प्रकार से साथियों जो भी फेमस फेमस भाषा है और उससे जुड़े राज्य है सभी कुछ आपको दूसरे वीडियो में साथियों अच्छे प्रकार से समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए जिसमें कि आपके बेसिक बातों की चर्चा हुई है। ठीक है साथियों, तो इस पॉइंट में दिया गया था साथियों कि मलयालम में चित्तप्पम किसको कहते हैं साथियों, पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा को कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों कुंजमा, मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। अर्थात साथियों चाचा के पत्नी को क्या कहते हैं मलयालम की भाषा में, कुंजमा कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इनका नोट भी जरूर बनाइएगा साथियों। यदि आप नोट नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे द्वारा सीटेट की तैयारी के लिए कुछ फ्री नोट्स और साथियों मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम पे साथियों और व्हाट्सएप चैनल पे डले हुए हैं और डाले जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ साथियों इन चैनलों पे सीटेट से जुड़ी जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले इन चैनलों पर डाला जाता है। तो आप इनसे जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी साथियों फ्री पीडीएफ दिए जाते हैं आपको इन चैनल पे जाके मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं जिसमें कि आपको दिया गया है कि केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि के फल साथियों केरल में आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि केरल जो है साथियों तटीय इलाका है। कैसा इलाका है, तटीय इलाका है और तटीय इलाके में साथियों नारियल के पेड़ और साथियों सुपारी के पेड़, पपीता के पेड़ बड़े आसानी से आपको वहाँ पे पैदावार देखने को मिलेगा। क्योंकि साथियों यह एक कैसा इलाका है तो साथियों तटीय इलाका है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें दिया गया है रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। रेगिस्तान में साथियों एकमात्र उगने वाला पेड़ क्या है, खजूर है। जैसे कि आपको बताया भी गया साथियों कि अबू धाबी में खजूर के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो अबू धाबी है एक क्या है, रेतीला इलाका है। रेगिस्तान वहाँ पे साथियों काफी मात्रा में है, पूरा इलाका जो है साथियों रेत ही रेत है। उसके बाद साथियों आपके अंतिम नंबर पॉइंट्स में से दिया गया है कि केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे कि तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट है साथियों जिसमें कि दिया गया है कि गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काले मिर्च, सोंठ आदि से बना होता है ये गरम मसाला। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो को आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। सभी पॉइंट साथियों आप नोट जरूर किए होंगे। यदि साथियों नहीं किए होंगे तो इस दिए गए साथियों नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिए ताकि केवल 99 रुपये में आप अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी कर सके, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। साथियों आपके पेपर के लिए आपके प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आपके सभी सब्जेक्ट के साथियों। तो इस दिए गए नंबर पर साथियों कनेक्ट करके आप अपने पेपर की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ साथियों आपके दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।